everyone, welcome to my channel in English literature class. Today we will study chapter number 6, Poets and Pancakes from your course book Flamingo of class 12th. First we know about the author of the chapter. Ashoka Mitran is the author of this chapter. सबसे पहले देखिए अशोका मित्रन के लाइफ स्टेटस को जान लेते हैं। इनका लाइफ स्टेटस 1931 से लेकर 2017 तक है। अब देखिए अशोका मित्रन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। और देखिए ये जो बुक है ना, ये है जेमिनी स्टूडियोज के बारे में। अशोका मित्रन जब जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे तो तब उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया वो सभी उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है, माई ईयर्स विद बॉस। और उनके बॉस कौन थे? जो कि जेमिनी स्टूडियोज के मालिक थे, जेमिनी स्टूडियोज के फाउंडर थे। अब देखिए जेमिनी स्टूडियोज जो कि चेन्नई में लोकेटेड था और इसको सेटअप किया गया था 1940 में। और इसको किसने सेटअप किया था? इसको एस वैसन ने सेटअप किया था। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि अशोका मित्रन जो कि एक तमिल राइटर है, इन्होंने एक बुक लिखी माई ईयर्स विद बॉस और इस बुक में उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज के बारे में लिखा है। और जेमिनी स्टूडियोज कहां पर हुआ करता था? ये चेन्नई में हुआ करता था, मद्रास में हुआ करता था और इसको सेटअप किया गया था 1940 में। और जेमिनी स्टूडियोज के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे एस वासन। ये चीजें आपको याद रखनी है। अशोका मित्रन ए तमिल राइटर रिकाउंट्स हिज इयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस विच टॉक्स of the influence of movies on every aspect of life in India। अशोका मित्रन जो कि एक तमिल राइटर है और अपनी बुक में उन्होंने लिखा है जेमिनी स्टूडियोज के बारे में और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इंडिया में रहने वाले लोगों की लाइफ पर मूवीज का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, मूवीज का क्या प्रभाव पड़ता है। The Gemini Studios located in Chennai was set up in 1940। Gemini Studios जो कि चेन्नई में लोकेटेड था और इसको सेटअप किया गया था 1940 में। It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking। अब ये जो जेमिनी स्टूडियोज था ये सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी इंडिया में। इट्स फाउंडर वॉज एस वासन। इनका नाम आप याद रखेंगे, इनको बॉस भी बोला गया है। देखिए यहाँ पर जो अशोका मित्रन ने जो बुक लिखी है जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस और उनके बॉस कौन है? उनके बॉस एस वासन है जो कि जेमिनी स्टूडियोज के फाउंडर हुआ करते थे। तो आपको ये चीज याद रखनी है। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। अब देखिए अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियोज में क्या काम करते थे, उनका क्या काम था? अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियोज में न्यूज़पेपर को कट करके, न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स हुआ करती थी उनको कट करके फाइल में सेव करके लगाते थे। उनका जो काम था ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इस काम की कोई वैल्यू भी नहीं थी। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड और कुछ न्यूज उनको अपने हाथ से लिख के भी फाइल में सेव करके रखनी पड़ती थी। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of Gemini family। अब देखिए ये जो इनका वर्क था ना, इनसिग्निफिकेंट मीन्स कोई भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। ये जो काम किया करते थे अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो में, न्यूज़पेपर की जो कटिंग काट के वो फाइल में लगाया करते थे, तो इस काम की कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन वो फिर भी करते थे। वो जेमिनी फैमिली के मीन्स जेमिनी स्टूडियोज के जितने भी लोग थे उन सभी को वो अच्छी तरीके से जानते थे। जेमिनी फैमिली के लोगों के बारे में वेल इन्फॉर्म थे, हर एक आदमी के बारे में, हर एक मेंबर के बारे में वो अच्छी तरह जानते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। अब अशोका मित्रन की ये जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उसी में से एक छोटा सा एक्सर्प्ट
आपकी बुक में एक चैप्टर के रूप में दिया गया है, जिसका नाम है पॉइंट्स एंड पैनकेक। आप देखिए थोड़ा सा जेमिनी स्टूडियोज के बारे में थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज कब हुआ करता था। ये 1940 की बात है, जब तक इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था। तो 1940 की बात करें, पैनकेक was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads। पैनकेक जो कि मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम था और इसको जेमिनी स्टूडियोज में ट्रक में लोड करके लाया जाता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री may not have even heard of it। आप देखिए कौन कौन से ये पर्सनालिटी हैं जिन्होंने पैनकेक के ब्रांड को यूज किया था, पैनकेक के मेकअप मटेरियल को यूज किया था। ग्रेटा गार्बो ने भी इसको जरूर ही यूज किया था, मिस गौहर ने भी इसको अवश्य ही यूज किया था और वैजंती माला ने भी इसको जरूर ही यूज किया था। लेकिन अगर हम बात करें रति अग्निहोत्री की, जो कि 1980 के आसपास की एक्ट्रेस थी, तो रति अग्निहोत्री ने ये जो पैनकेक नाम का जो ब्रांड था, मेकअप मटेरियल था, इसके बारे में शायद उन्होंने नहीं सुना होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। अब देखिए जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहाँ था, वो रॉबर्ट क्लाइव्स के स्टेबल मींस अस्तबल के ऊपर वाली बिल्डिंग पे था। नीचे तो अस्तबल था रॉबर्ट क्लाइव का और पहली मंजिल पर मेकअप डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence। सिटी में और भी बिल्डिंग्स थी, डजन बिल्डिंग्स थी, मीन्स कम से कम 12 बिल्डिंग्स होंगी जो कि रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस मानी जाती थी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी लाइफ का एक शॉर्ट टाइम मद्रास में स्पेंड किया। रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने अपना काफी समय मद्रास में गुजारा और वो काफी जगह पर घूमे भी, इंडिया में बहुत सारी जगह पर उन्होंने विजिट की और कुछ इम्पॉसिबल बैटल्स भी उन्होंने लड़ी इंडिया के कॉर्नर पे। और उन्होंने मद्रास की एक लड़की से, एक गर्ल से सेंट मैरी चर्च में शादी भी की। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स। आप देखिए जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप रूम हुआ करता था वो बिल्कुल एक हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था और वहां पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी हर एंगल पे और हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स लगे हुए थे, मीन्स 6 बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। अब वहां पर बहुत सारी लाइट्स जो लगी हुई थी वो कैसी थी, इनकैंडिसेंट मींस हीट प्रोड्यूस करने वाली लाइट्स लगी हुई थी। आपने देखा होगा कुछ बल्ब या कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जब हम उनको जलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। अब हम बात करें 1940 की, तो उस टाइम पर बल्ब हुआ करते थे, उन बल्बों में से इस तरीके की रोशनी निकलती थी जिससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1940 के टाइम में ये जो जेमिनी स्टूडियोज में जो मेकअप रूम हुआ करते थे तो वहां पर जो लाइट्स लगी हुई थी वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, उनमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी मेकअप कराने के लिए मिरर के सामने बैठता होगा उसको कितनी हीट का सामना करना पड़ता होगा, तो उस चीज से उसको कितना ट्रबल होता होगा। कि फायरी का मीनिंग होता है हॉट और मिजरी का मीनिंग होता है ट्रबल। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट। सबसे पहले जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट को किसने संभाला, एक बंगाली ने संभाला। इसका मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ करता था वो एक बंगाली हुआ करता था
और उसने अपनी फीस को बढ़ा दिया और बाद में उसने मेकअप डिपार्टमेंट को छोड़ दिया। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga and Andhra, a Madras Indian Christian and Anglo-Burmese and the usual local Tamil। बाद में फिर इस मेकअप डिपार्टमेंट को एक महाराष्ट्रियन ने संभाला और ये महाराष्ट्रियन को बहुत सारे लोगों द्वारा असिस्ट किया जाता था। वो कौन कौन थे? धरवर कन्नडिगा एंड आंध्रा, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज and the usual local Tamils. All this show that there was a great deal of national integration long before AIR, All India Radio and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. अब देखिए, आप इसमें देख सकते हैं डाइवर्सिटी भी देखने के लिए मिलती है कि मेकअप डिपार्टमेंट को कितने सारे लोग संभालते थे। ये सभी लोग अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर एक नेशनल इंटीग्रेशन भी देखने के लिए मिलता है, राष्ट्रीय एकता देखने के लिए मिलती है। पर अगर हम 1940 की बात करें तो उस टाइम पर एक महाराष्ट्रियन, एक बंगाली, एक आंध्रा, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, ये सभी मिलके एक मेकअप डिपार्टमेंट को संभाला करते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम से पहले या दूरदर्शन पर जो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम हुआ करते थे उन पर जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात की जाती थी, उससे भी पहले जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में हमें नेशनल इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलती है, राष्ट्रीय एकता देखने के लिए मिलती है कि जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में इतने सारे लोगों का एक समूह काम करता था जो कि अलग अलग कल्चर और अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंग करता था। The gang of nationally integrated makeup man could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। अब ये जो गैंग हुआ करता था नेशनल इंटीग्रेशन वाला, जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग काम करते थे, ये सभी कौन थे? ये सभी मेकअप मैन थे। अब ये एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को, अच्छे खासे दिखने वाले आदमी को भी क्या बना देते थे? हिडियस का मीनिंग होता है भयंकर, क्रिम्सन का मीनिंग होता है रेड, और ह्यूड का मीनिंग होता है कलरफुल, और मॉन्स्टर का मीनिंग होता है दानव या राक्षस। एक रेड कलर का एक मॉन्स्टर बना देते थे जो बड़ा भयंकर लगता था। किसकी हेल्प से? ये जो पैनकेक नाम का जो मेकअप मटेरियल जो ट्रक में लोड करके लाया जाता था और बहुत सारे पोशंस और लोशंस की हेल्प से इन सभी लोगों का मेकअप किया जाता था, जो कि एक मॉन्स्टर की तरह लगते थे। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoors। अब उस टाइम पर 1940 की अगर बात करें तो जेमिनी स्टूडियोज में ही इंडोर शूटिंग की जाती थी, ओनली 5% ही आउटडोर शूटिंग हुआ करती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियोज लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन द ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। ऑथर लिखते हैं सेट पे और स्टूडियोज लाइट्स के सामने लड़के और लड़कियों को जरूरत होती थी कि वो कुछ प्रेजेंटेबल दिखे, मींस कैमरे के सामने कुछ सीरियस या कुछ नेचुरल फेस में नजर आए। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। अब देखिए जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन की गई थी, मींस एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर ऑर्डर में लोगों की पोजीशन को सेट किया गया था। सबसे पहले एक बॉस होगा, उसके नीचे एक आदमी काम करता होगा, उसके नीचे और आदमी काम करते होंगे। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस मेंटेन की गई थी मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन made the chief actor and actresses ugly, his senior assistant the second hero and heroine। अब ये जो चीफ मेकअप मैन होता था वो चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को अगली बनाता था। यहाँ पर देखिए अगली का मीनिंग है मेकअप करता था, और उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था जो कि सेकंड हीरो और हीरोइन को अगली बनाता था, मींस उनका मेकअप करता था, और जो जूनियर असिस्टेंट होता था वो मेन कॉमेडियन और उससे नीचे वाले लोगों का मेकअप किया करता था। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy।
अब ये जो भीड़ हुआ करती थी फिल्म में, जब एक भीड़ का मेकअप किया जाना था, एक क्राउड का मेकअप किया जाना था, तो उसका मेकअप कौन करता था? एक ऑफिस बॉय करता था। तो ऑफिस बॉय को आपको यहाँ पर याद रखना है। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। और देखो उन दिनों में एक ऑफिस बॉय भी हुआ करता था, जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय भी हुआ करता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, you can see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players। अब देखिए उन दिनों में जब क्राउड शूटिंग होती थी, एक ऐसा सीन दिखाया जाता था फिल्मों में जहां पर क्राउड है, लोगों की भीड़ है। तो ये जो ऑफिस बॉय था, ये क्राउड का मेकअप किस तरीके से करता था? तो ये एक जाइंट वेसल में, एक बड़े से बर्तन में बहुत सारा मेकअप मटेरियल एक पेंट की तरह घोल लेता था और उसमें एक ब्रश डाल लेता था और सभी के फेस पर स्लैप कर देता था, सभी के फेस पे उस ब्रश को फेर देता था। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup। तो उसका जो ये आइडिया था ना कि फेस के सरफेस पे हर एक पोर पर मेकअप अप्लाई होना चाहिए। He wasn't exactly a boy, he was in his early 40s। अब ये जो ऑफिस बॉय था exactly ये एक बॉय नहीं था, बल्कि ये अपने अर्ली 40s में था। Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer, he was a bit of a poet। इस ऑफिस बॉय ने जेमिनी स्टूडियोज में इस होप के साथ एंटर किया था कि शायद वो एक स्टार एक्टर या एक टॉप स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनेगा, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े पोइट की भी क्वालिटी थी, मीन्स वो थोड़ी थोड़ी पोइट्री भी कर लेता था। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। अब उन दिनों में, अब देखिए अशोका मित्रन यहाँ पर बता रहे हैं कि उन दिनों में मैं एक क्यूबिकल रूम में, मीन्स एक छोटे से कमरे में मैं वर्क किया करता था और जहां पर मैं वर्क किया करता था मेरी डेस्क के दोनों साइड पर फ्रेंच विंडोज हुआ करती थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। ऑथर बताते हैं कि मैं नहीं जानता था कि इन विंडोज को फ्रेंच विंडोज क्यों बोला जाता था। Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing। अशोका मित्रन का क्या काम था जेमिनी स्टूडियोज में? वो वहां पर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को काट के फाइल में सेव किया करते थे। तो यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि उन दिनों जब मैं अपनी डेस्क पर बैठा रहता था और न्यूज़पेपर को फाड़ता रहता था, न्यूज़पेपर की कटिंग करता रहता था, तो कुछ लोग मेरे बारे में ये सोचते थे कि ये तो कोई काम नहीं करता है। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। और मेरे बॉस, जेमिनी स्टूडियोज के बॉस कौन थे? एस वासन। वे भी मेरे बारे में यही सोचते थे कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो कोई भी मेरे क्यूबिकल रूम में घुस जाता था, मेरे छोटे से कमरे में घुस जाता था और एक बड़ा सा लेक्चर मुझको दे देता था कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मुझे कुछ काम करना चाहिए। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। ऑथर बताते हैं कि ये जो ऑफिस बॉय हुआ करता था, जो क्राउड का मेकअप करता था, ये कभी भी मेरे रूम में आ जाता था और मुझे एनलाइट करता था, मुझे ज्ञान देता था कि मैं अपना लिटरेरी टैलेंट क्यों बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ पर ये बार्बर्स और बेकार लोगों के बीच में मैं अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। Soon I was praying for crowd shooting all the time। तो यहाँ पर ऑथर उस टाइम पर यही प्रे किया करते थे, ये जो ऑफिस बॉय है ना, ये हमेशा क्राउड की पेंटिंग ही करता रहे, मीन्स क्राउड का मेकअप ही करता रहे और क्राउड शूटिंग चलती रहनी चाहिए ताकि ये जो ऑफिस बॉय है ना, ये बिजी रहे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। एपिक्स का मीनिंग होता है लॉन्ग स्टोरी। अगर ये क्राउड का मेकअप करने में इन्वॉल्व रहेगा ना, तो मुझे इसकी लॉन्ग स्टोरी से मुक्ति मिल सकती है।
In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly and covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू। इंस्टेंसेस का मीनिंग होता है एग्जाम्पल, कवर्टली का मीनिंग होता है छिपकर, वोस का मीनिंग होता है डिफिकल्टी, इग्नोमिनी का मीनिंग होता है डिफेम या बदनामी, और नेग्लेक्ट का मीनिंग होता है अनदेखा करना। अगर हम फ्रस्ट्रेशन के सभी एग्जाम्पल्स को देखें तो जब हम गुस्सा होते हैं ना तो हम एक ही आदमी को ही ब्लेम करते हैं और अपना सारा गुस्सा, चाहे ओपनली हो चाहे कवर्टली हो, सारा गुस्सा हम उस एक ही आदमी पर ही निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से मेकअप डिपार्टमेंट में ये जो ऑफिस बॉय है ये अपनी सभी मुसीबतों का कारण, अपनी सभी डिफेम का कारण, और लोग जो उसको नेग्लेक्ट करते हैं अपनी सभी चीजों का कारण, वो किसको मानता है? कोठामंगलम सुब्बू को मानता है। तो ये ऑफिस बॉय कोठामंगलम सुब्बू से बहुत ज्यादा नफरत करता था और अपनी लाइफ में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स और सभी डिफिकल्टीज की वजह वो कोठामंगलम सुब्बू को ही समझता था। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। अब देखिए सुब्बू जो कि नंबर 2 पोजीशन के आदमी थे जेमिनी स्टूडियोज में। ही कुडंट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। अब कोठामंगलम सुब्बू की जो शुरुआत हुई थी फिल्मों में वो भी एक मेकअप बॉय की तरह ही हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर। और कोठामंगलम सुब्बू ने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम और अनसर्टेन टाइम फेस किया था। देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, और उस टाइम में बहुत ही अच्छे एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव had an appreciable lead over our boy। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सुब्बू बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो उससे ज्यादा हमारा ऑफिस बॉय पढ़ा लिखा था। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, ए वर्च्यू इंडेड, लेकिन एक नोबल क्वालिटी, वर्च्यू का मीनिंग होता है गुड क्वालिटी या नोबल क्वालिटी, लेकिन एक गुड क्वालिटी उनमें थी, वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे। He must have had exposure to more affluent situation and people। तो कोठामंगलम सुब्बू का बहुत ही अच्छे लोगों के साथ या वेल्थी पीपल के साथ उनका उठना बैठना था। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है वेल्थी। He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film। अब ये जो कोठामंगलम सुब्बू थे इनकी एक क्वालिटी थी, इनकी एक एबिलिटी थी कि ये हमेशा ही चीयरफुल रहते थे, हमेशा ही मुस्कुराते रहते थे हर टाइम, चाहे इनकी कोई फिल्म भी फ्लॉप हो जाए। He always had work for somebody, he could never do things on his own। कोठामंगलम सुब्बू के पास हर किसी के लिए कोई ना कोई काम होता था, लेकिन वो खुद से कोई काम नहीं करते थे। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। लेकिन अगर हम उनके सेंस ऑफ लॉयल्टी की बात करें तो सुब्बू ने अपने मालिक की नजरों में अपनी एक जगह बना ली थी, अपनी एक पहचान बना ली थी कि वो अपने मालिक के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल थे, वफादार थे। अब यहाँ पर उनके मालिक कौन थे? यहाँ पर जो प्रिंसिपल बोला गया है ना, उनके बॉस को बोला गया है जिनका नाम था SS वासन। तो यहाँ पर उनकी सारी क्रिएटिविटी का फायदा कौन लेता था? उनके प्रिंसिपल ही लेते थे, उनके बॉस उनकी सारी क्रिएटिविटी का फायदा उठाते थे। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। यहाँ पर टेलर मेड बोला गया है कि कोठामंगलम सुब्बू बिल्कुल परफेक्ट मैन थे
फिल्मों के लिए। Here was a man who could be inspired when commanded. सुब्बू को जब भी कोई भी कमांड दिया जाता था तो वो हर वक्त तैयार रहते थे, हर वक्त इंस्पायर रहते थे अपने काम को करने के लिए। The rat fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the same, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victims of spring. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक रैट की एक टाइग्रेस से फाइट होती है अंडर वाटर, और जब फाइट होती है तो टाइग्रेस मर जाती है, लेकिन जब रैट उसके कब्स को देखता है, टाइग्रेस के बच्चों को देखता है, तो उसके मन में प्यार आ जाता है, लव और अफेक्शन आता है। जब प्रोड्यूसर ने ये सीन बताया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि ये सीन कैसे होना है, तो सुब्बू ने 4 तरीके बताए कि रैट किस तरीके से अपने लव और अफेक्शन को उन कब्स के लिए कैसे शो करेगा। Good, but I am not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. जब भी प्रोड्यूसर ये कहते कि मुझे ये इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है ये सीन, तो सुब्बू और नए 14 तरीकों के साथ और नए अल्टरनेटिव के साथ सामने आ जाते थे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब भी प्रोड्यूसर फिल्म मेकिंग के टाइम पर कोई भी सीन सुब्बू को बताते थे तो सुब्बू हर वक्त तैयार रहते थे हर सीन को एक क्रिएटिव तरीके से दिखाने में, और उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते थे और बहुत सारे तरीके होते थे एक सीन को पिक्चराइज करने के लिए। फिल्म मेकिंग must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. सुब्बू के साथ फिल्म मेकिंग बहुत ही ज्यादा इजी होता था, और जब तक जेमिनी स्टूडियोज में सुब्बू रहे उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज को एक नई डायरेक्शन दी, एक नई डेफिनेशन दी। वो सभी दिन एक गोल्डन टाइम हुआ करते थे जब सुब्बू जेमिनी स्टूडियोज में वर्क कर रहे थे। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. सुब्बू के पास एक सेपरेट आइडेंटिटी भी थी, एक उनकी एक सेपरेट पहचान भी थी कि वो एक पोएट थे, और वो इतना कॉम्प्लेक्स और इतनी हाई फॉर्म लिखते थे अपनी पोएट्री में, मींस उच्च शैली की कविताएं लिखते थे। डेलिबरेटली का मीनिंग होता है जानबूझ के, और वो जानबूझ के कुछ आसान कविताएं लिखते थे जो कि लोगों तक पहुंच सके। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. अब देखिए कोठामंगलम सुब्बू जो कि फिल्मों में इतने सक्सेस थे, लेकिन उनका जो लिटरेरी अचीवमेंट था वो ओवरशेडो हो गया था, वो कहीं छिप गया था, क्योंकि वो फिल्मों में इतने ज्यादा सक्सेस थे, लेकिन उनकी जो हाई फॉर्म थी ना पोएट्री की, उनका जो लिटरेरी अचीवमेंट था वो कहीं छिप गया था, जैसा कि उनके जो क्रिटिक्स है ना वो फील करते हैं। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel Thilana Mohannam Bal. अब देखिए सुब्बू ने बहुत सारी ट्रू ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स लिखी जो कि फोक रिफ्रेन में लिखी, मीन्स लोकगीत की तरह लिखी, और डिक्शन शब्दों का जो उच्चारण होता है, और उन्होंने एक लंबा सा एक बड़ा सा नॉवेल भी लिखा जिसका नाम था थिलाना मोहन्नम बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डाफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स, और जिसमें उन्होंने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किया था। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. उन्होंने देवदासी प्रथा के बारे में, उनके मूड और मैनर के बारे में बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से रिक्रिएट किया। He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary
role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. सुब्बू एक अमेजिंग एक्टर थे। वो कभी भी लीड रोल्स करना नहीं चाहते थे, वो कभी भी फिल्म्स में लीड रोल्स करना नहीं चाहते थे, वो हमेशा साइड रोल करने में ही इंटरेस्टेड थे और वो इतने अच्छे से परफॉर्म करते थे साइड रोल को भी जितना कि मेन एक्टर भी नहीं परफॉर्म कर पाता था। He had a genuine love for anyone he came across and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. Acquaintances का मीनिंग होता है परिचित। सुब्बू हर एक से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जो लोग बहुत ही दूर से आते थे, कुछ पास भी रहते थे, कुछ उनके रिलेशंस के थे और कुछ उनके जान पहचान वाले थे, तो सुब्बू का घर उनके सभी जानने वालों का एक परमानेंट रेजिडेंस हुआ करता था। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. इसके बावजूद भी सुब्बू हर एक को सपोर्ट करते थे और सभी को खाना खिलाते थे। Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. सुब्बू बहुत ही ज्यादा चैरिटेबल आदमी थे, बहुत ही दान करते थे। इम्प्रोविडेंट का मीनिंग होता है लापरवाह या बेपरवाह या रिजल्ट की चिंता ना करने वाले। तो वो किसी भी चीज की कोई भी परवाह नहीं करते थे और उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे। Was it because he seemed so close and intimate with the boss? Intimate का मीनिंग होता है सूचना देना। उनको देखकर सभी लोग ये सोचते थे कि शायद ये बॉस के बहुत ज्यादा करीब हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हैं और शायद ये उनको सारी खबर देते हैं। और was it his general demeanor that resembled a sycophants? साइकोफेंट्स का मीनिंग होता है चापलूस, डिमीनर का मीनिंग होता है बिहेवियर, और शायद उनके बिहेवियर को देखकर लोग यही सोचते थे कि ये अपने बॉस के चापलूस हैं या उनकी चापलूसी करते हैं। और his readiness to say nice things about everything, और हमेशा वो हर चीज को नाइस कहने के लिए तैयार रहते थे। मीन्स हर चीज को अच्छा ही बताते थे। इन एनी केस, हर केस में हर चीज को वो अच्छा ही बताते थे। There was the man in the makeup department who would wish the direst things for सुब्बू। और ये जो आदमी, ये जो ऑफिस बॉय था जो मेकअप डिपार्टमेंट पे काम करता था, जो कि हमेशा ही सुब्बू के विरोध में रहता था और उनके लिए हमेशा ही बुरी चीजें सोचता था। So rest part of this chapter we will complete in next video. Till then, goodbye.